गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको डीकार्बोक्सिलेशन बता रहा था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे ना बेटा, और इसके अंदर जो रिएक्शन चल रही थी वो कौन सी थी? डीकार्बोक्सिलेशन। और इसके अंदर मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन विद सोडा लाइम। और सोडा लाइम में आपने देखा था कि जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था उतने ही कार्बन की हमें एल्केन मिल गई थी, है ना। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसकी बात करेंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए देखो, अगर हमें किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो वो जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम कोवैलेंट कंपाउंड है, प्योर कोवैलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो हमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके सोडियम या पोटेशियम लवण में, साल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा ना तो ही बेटा वो आयोनाइज्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस रिएक्शन का पहला स्टेप क्या होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसकी रिएक्शन मान लीजिए हमने करवा दी किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम मेटल से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा बेटे? सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को सेपरेट कर देगा और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करवा सकते हो इसकी जगह, सिर्फ इतना ही होगा उसके अंदर कि यहाँ Na की जगह आप लोगे NaOH, तो बनेगा ये साथ में वाटर। ठीक है, हमें पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका एसिटिक एसिड था और एसिटिक एसिड को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? सोडियम एसीटेट में। सोडियम एसीटेट। तो वास्तव में ये रिएक्शन जो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ना होके उसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन है। अब इसमें क्या होता है देखो, अगर इसके एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, मैंने क्या ले लिया? इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2O। इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से हमें प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा? एक तो मिलेगी एल्केन और एक मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके 2 मोल्स काम करेंगे। ये है आपका HOH HOH, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख पा रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में निकलेगा NaOH, और NaOH के साथ यहाँ पर रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2। जो एल्केन बनती है ये बनती है एनोड पर, एट एनोड। हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पर, एट कैथोड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप लोग। अब कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म देखो।
मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो CH3C डबल बॉन्ड ONA एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम एसीटेट। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा ये इजीली आयनाइज्ड हो जाएगा। जैसे मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइसिस करवाऊंगा तो ये इजीली क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास में लोन पेयर 2 है, इसके पास में भी 2 है। ये जब बॉन्ड इससे इस पे शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हो गया इतना काम। अब चार्ज तो आ गया बेटा नेगेटिव पॉजिटिव। तो आयन कौन से बन गए? एक तो बन गया एसीटेट आयन और एक बन जाएगा सोडियम आयन। तो यहाँ पर एक तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, इसके पास में लोन पेयर 2, इसके पास में लोन पेयर 3 नेगेटिव, साथ में बन गया Na+। ये जो कंपाउंड बना, ये सॉरी आयन बना, इस आयन को क्या बोलेंगे? एसीटेट। अब एसीटेट आयन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीडेशन के लिए एनोड पर जाएगा और एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये जाएगा एनोड पर। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी कैसे, फोकस करना। 2 मोल्स ऑफ एसीटेट आयन और यहाँ नेगेटिव चार्ज जाएंगे किसके पास? एनोड के पास। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन कैसे होगा? पहले ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ना, एलिमिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। एक एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन देता है बेटा। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, इसको हम आगे समझेंगे। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन मैंने यहाँ पे 2 लगाया है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। इसके पास में पहले देखो लोन पेयर 3 थे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और थे यहाँ पे। अब 6 में से एक निकल गया तो इलेक्ट्रॉन एक बचा यहाँ पे, है ना, 5 बचे इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकला इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स होते और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बेटा यहाँ पे 2 बनते फ्री रेडिकल। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी स्पीसीज के पास और उस पर कोई चार्ज ना हो तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इस फ्री रेडिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से टूटेंगे? देखो, इन दोनों कार्बन्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इक्वली डिवाइड होगा, दोनों के पास इस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे 2 टाइम CH3 बनेंगे, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो ये आपका फ्री रेडिकल बन गया। इस कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग कर ले तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 टाइम क्या बन जाएगा? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो पहले से डबल बॉन्ड से था, दूसरा वाला भी डबल बॉन्ड से आ गया। ये क्या बन गया बेटे? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो एनोड पर ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ जो 2 फ्री रेडिकल बने CH3, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे। CH3 इसके पास भी फ्री रेडिकल एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और CH3 के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे। ठीक है,
तो एनोड पर तो रिएक्शन ये होगी बेटे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एनोड वाली रिएक्शन आपकी क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर से फोकस कर लो सोडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है, आयनिक कंपाउंड का होगा, है ना, कोवलेंट कंपाउंड का नहीं होगा, इसलिए पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोकस करो रिएक्शन पे, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट में। हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने कैसे किया, या तो सोडियम या पोटेशियम मेटल से रिएक्शन करवा दो, या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दो। करवा दी रिएक्शन, रिएक्शन करवाने के बाद में बन गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बना तो सोडियम एसीटेट का हमने क्या कर लिया बेटे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लिया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से सोडियम एसीटेट एसीटेट आयन और सोडियम आयन में ब्रेक हो गया। अब ये एसीटेट आयन कहाँ गया, एसीटेट आयन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड पे गया। एनोड पे ही क्यों गया, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहीं तो जाएगा, तो ये वहाँ चला गया। ऑक्सीडेशन हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और ये फ्री रेडिकल स्पीसीज में बदल गया। उस फ्री रेडिकल स्पीसीज के ब्रेक होने से हमें 2 मिथाइल फ्री रेडिकल मिले और साथ में मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एथेन बना लेते हैं। इसके बाद आगे देखो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। बेटे देखो, ये जो सोडियम आयन यहां बना था ना, ये सोडियम आयन और यहां पे साथ में वाटर है, ये दोनों जाएंगे कैथोड पे। ये मार्कर है, ये ओपन रहने से सूख गया, कोई बात नहीं, हम इसकी सुध-बुध बाद में लेंगे, पहले हम किसी और मार्कर से रिएक्शन कर लेते हैं। देखो बेटे, यहाँ पे सोडियम आयन भी आया है, क्योंकि एसीटेट और सोडियम टूटा था ना, तो सोडियम आयन भी आया है, साथ में वाटर जो मीडियम है वो भी यहाँ पे है। तो वाटर जो है वो और सोडियम आयन दोनों आए यहाँ पे। वाटर के आयनाइजेशन से H+ बना और OH- बना। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये बात काम आएगी, फोकस करना। कैथोड जो होता है इस पर रिडक्शन की रिएक्शन होती है, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन होगा कैसे, ये देखने वाली बात है। एक तो यहां पर Na+ है, एक यहां पर H+ बन गया, तो दोनों के दोनों कैथोड पर है बेटा H+ भी और Na+ भी। अब क्या हो, Na+ इलेक्ट्रॉन ले या H+ इलेक्ट्रॉन ले, तो इस बात को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको ये बात डायरेक्ट बता सकता था, ठीक है ना, और डायरेक्ट बता के आपको कंफ्यूज कर सकता था, मतलब आपको लगता कि आपको समझ में आ गया, और वो डायरेक्ट बात क्या है वो भी सुन लो। मैं आपसे ये कह देता कि ये Na+ आया यहाँ पे, Na+ ने आकर इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल में बदल गया, और ये जो सोडियम मेटल है ये यहाँ सॉल्वेंट वाटर से रिएक्शन कर लेगा और वाटर में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर देगा, साथ में क्या बन गया, NaOH और हाइड्रोजन। आपने देखा कि एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एल्केन, वो कहाँ पे निकले, कैथोड पे, सॉरी एनोड पे, और हाइड्रोजन एक गैस और NaOH ये कहाँ पे बन रहे हैं, कैथोड पे। लेकिन बेटा ये बात है ना, आपको समझ में तो आ गई, और इसको आप इजीली इसलिए एक्सेप्ट भी कर लेते कि सोडियम को वाटर में डालो तो सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, वो आग पकड़ लेता है, आपने देखा बर्न करता है। लेकिन बेटे ये कंसेप्चुअली इस बात को हमने एक्सप्लेन नहीं किया
क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि Na+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले। और इस बात को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का याद होना जरूरी है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले लेसन में। तो रिएक्शन ऐसे नहीं होती तो कैसे होती है? तो देखो, जब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में भी बताऊंगा। बेटे, ये जो कंपाउंड है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आयन लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए लिखे हैं मैंने। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, इसको हम जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बढ़ते हुए या घटते हुए ऑर्डर में लिख देते हैं। यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक तो ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ जो मैंने वैल्यू लिखी है, जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, ये रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीज ऑर्डर में है ना। तो ये लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये पोटेशियम में, ये बेरियम में, ये कैल्शियम में, ये सोडियम में, ये मैग्नीशियम में, ये एल्यूमिनियम में, ये मैग्नीज में, ये जिंक में, ये क्रोमियम में, ये Fe में, ये कैडमियम में, ये निकल में, ये टिन में, ये लेड में, ये हाइड्रोजन में, ये कॉपर में, ये आयोडीन में, ये Fe2+, ये Ag, ये Hg, ये Br, ब्रोमीन 2, Cl2, H2O, NO2, SO2 और F2। बेटे, अभी तो मैं इसके कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने को इसके कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी आप इतना याद रखो कि जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, ये जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने किस ऑर्डर में लिखा है? जो रिडक्शन यहाँ जो वैल्यू है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीज वैल्यू के साथ में मैंने इसको लिखा है। देखो बेटा, सिंपली याद रखो, यहाँ पे ऊपर वाला देता है और नीचे वाला लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन देने की बात आ जाए तो ऊपर वाला देगा। फॉर एग्जांपल, एक ही जगह लिथियम और कैल्शियम दोनों हैं और इलेक्ट्रॉन देने की बात आ गई, यानी ऑक्सीडेशन की बात आ गई, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लिथियम का होगा। लिथियम इलेक्ट्रॉन देकर Li+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, कैल्शियम नहीं देगा, दोनों साथ हैं। तब लेने की बात आ जाए तो नीचे वाला लेता है, ऊपर वाला देता है। तो अगर मान लो एक ही जगह पे पोटेशियम आयन और सोडियम आयन है और इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ गई तो नीचे वाला लेगा, ये नहीं लेगा, सोडियम ले लेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सोडियम की ज़्यादा है। अब देखो, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में एक तो सोडियम आयन आ गया कैथोड पर, और इसके अलावा वाटर के आयोनाइजेशन से यहाँ H+ भी बन गया, OH- भी बन गया। तो बेटे बताओ, Na+ और H+, Na+ ऊपर है और नीचे चलोगे तो H+ नीचे है। तो यहाँ पर Na+ ऊपर है,
इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, H+ नीचे है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, नीचे वाला लेता है ऊपर वाला देता है, सब जानते हो। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो OH- बचा वो Na+ से रिएक्शन करेगा, Na+ और OH-, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है बेटे आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे की बात करते हैं। आज सारी रिएक्शंस को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा हेलोजिनेशन। अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़ी ना, वो सारी की सारी रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं बेटे जो COOH ग्रुप की रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी। अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन है। देखो, अगर किसी भी हेलोजन की रिएक्शन हम करवाएं हेलोजन के साथ, उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करवाएं हेलोजन के साथ, तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है। और इस रिएक्शन को हम मैं माफ़ी चाहूँगा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है और अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको कौन हटा देता है, हेलोजन हटा देता है। ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन मैंने करवाई क्लोरीन के साथ, प्रेजेंस किसकी है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस है। मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम है। तो बेटे जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो यहाँ से निकल जाता है, किसके साथ, हेलोजन के साथ। और अल्फा हाइड्रोजन के सेपरेशन से जो कंपाउंड बनता है, ये देखो क्या होगा, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ से निकल गया HCl और एक Cl इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CHCl COOH, 2-क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। COOH के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना बेटा, और अल्फा कार्बन पर हेलोजन जुड़ा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। सपोज करो मैंने यहाँ लिया होता CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H और इसकी रिएक्शन करवा दी होती ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ही होती। मीडियम कौन सा होता, एक्वस। इसको मैं लिख लूँ CH2 एंड H, यहाँ का एक हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा ब्रोमीन के साथ, -HBr, और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा तो Br CH2 COOH, 2 ब्रोमो एथेनोइक एसिड या अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड भी मैं इसको बोल सकता हूँ, कॉमन सिस्टम में इसका नाम। और बेटे ये एक नेम रिएक्शन है जिसे हम हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये, हेल-होलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-होलार्ड-जेलिंस्की।
हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये हो गई आपकी हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो बेटे हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी वो सारी की सारी हमने पढ़ी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। एरोमेटिक की एक भी नहीं पढ़ी। अब जो हमारे सिलेबस में है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उनके बारे में बात करने से पहले हमें रेजोनेंस का पता होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा था बेंजाल्डिहाइड में रेजोनेंस, सेम रेजोनेंस होता है बेंजोइक एसिड में भी। तो मैं पहले रेजोनेंस को डिफाइन कर देता हूँ, रेजोनेंस को समझने के बाद में हम रिएक्शंस करेंगे। पहले मैं एरोमेटिक रिंग्स बना लेता हूँ ताकि एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाए। अब समझना बेटा, यहाँ कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड से O है, सिंगल बॉन्ड से OH है। दोनों ही ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास में लोन पेयर है। एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। ये कंडीशन है। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास में 2, और इसके पास में भी है बेटा, है ना। ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया। इस बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर में चला जाता है। तो ये कार्बन हो गया, इसके साथ में OH है यहाँ पे। इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड से O है। इस ऑक्सीजन के पास में पहले 2 लोन पेयर थे, अब एक लोन पेयर यहाँ और आ गया। पहले 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वजह से इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव और इस कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। इसके अलावा इसका एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्टेबिलिटी देने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो इसका पॉजिटिव तो हट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन है जिसके साथ में एक तो OH है ही और एक सिंगल बॉन्ड से O है। जो OH वाला ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके पास में लोन पेयर कितने हैं? 3 हैं। इस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज है। इसको फिर स्टेबल करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक बॉन्ड यहाँ होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन होगा, इसके साथ में एक O के साथ H होगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड से O होगा। इस बॉन्ड के यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने से ये पॉजिटिव तो हट गया, लेकिन इस जगह इलेक्ट्रॉन की कमी आने से यहाँ पॉजिटिव आ गया। ये OH वाले O के पास में लोन पेयर 2 है और सिंगल बॉन्ड वाले O के पास में लोन पेयर 3 है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी है। लास्ट में क्या होगा? ये लोन पेयर वापस यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो एक बॉन्ड यहाँ आने से इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया। यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है। अब की बार यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, इसके साथ एक OH है और एक डबल बॉन्ड से O है। और अब कंडीशन वो आ गई कि दोनों ही ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर कितने हैं? 2। इस रेजोनेंस की वजह से आप देखो
कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। ये ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ये ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज और ये पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फाइल अटैक करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं करेगा। और नहीं करने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ? इसके कंपैरिजन में मेटा पोजीशन न्यूट्रल होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना वहां पे। तो जब बेंजोइक एसिड पे कोई इलेक्ट्रॉन फाइल अटैक करता है तो वो मेटा पोजीशन पर अटैक करके वहां जुड़ता है। और ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, इन रिएक्शंस को हम रिंग सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा? नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है, उन दोनों की रिएक्शन हम करवाएंगे बेंजोइक एसिड के साथ में। तो रिएक्शन कैसे होगी देखो, ये है आपका बेंजोइक एसिड, एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं COOH को ऐसे लिख लूँ, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ O एंड H, और ये हो गया आपका HONO2 नाइट्रिक एसिड। होना कैसा चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड। प्रेजेंस किसकी है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। प्रेजेंस किसकी है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। तो बेटे बॉन्ड ब्रेक होगा, COOH का ये वाला H सेपरेट हो जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा। मेटा पोजीशन पर भेजता है COOH इसको, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। NO2 प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन फाइल है, और ये इलेक्ट्रॉन फाइल जाकर मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। मेटा पोजीशन का एक H हमने पहले से शो कर लिया। इसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो जाएगा किसके पास? कार्बन के पास। तो कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। OH माइनस H प्लस, यहाँ से वाटर सेपरेट हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल के सेपरेट होने के बाद क्या होगा? एरोमेटिक रिंग है, यहाँ COOH है और मेटा पोजीशन पर जुड़ गया NO2। इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, फिर इससे आगे की बात करते हैं। सिर्फ एक रिएक्शन और बची है, और वो है हैलोजिनेशन। अगर हम बेंजोइक एसिड ले लें, मैं इसके मेटा पोजीशन के H को शो कर लेता हूं। बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन करवा ले हैलोजन, जस्ट लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये रिएक्शन जो होती है ना, ये FeCl3 की प्रेजेंस में या FeBr3 की प्रेजेंस में होती है। क्लोरीन लेंगे तो FeCl3 की प्रेजेंस में होगी,
ब्रोमीन लेंगे तो FeBr3 की प्रेजेंस में होगी। क्या होगा, मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ HBr यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये COOH और यहाँ आ गया Br, ये बन गया बेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बची है और वो हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में इन जनरल कि बेंजोइक एसिड जो है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है, जो अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड हम लेते हैं वहाँ पे, वो लिवाइस एसिड होता है और वो क्या करता है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। इस वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करता, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। वो एक अलग से क्वेश्चन बना के उसका आंसर मैं नोट्स में डाल दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।